चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करते हैं। वी गॉट फ्यू स्टूडेंट्स तो आते रहेंगे, तो हम एंड में अटेंडेंस लगा लेंगे। चलिए हमने ये सब पढ़ लिया था। बस थोड़ा सा हम आगे चलते हैं जहाँ से हमने। कोई क्वेश्चन है प्रीवियस लेक्चर में, किसी को कोई पूछना चाह रहा है सर ये चीज़ समझ में नहीं आई तो ठीक है, अदरवाइज हम आगे चलेंगे। एनी क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर सो फार? आवाज़ आ रही है आप लोगों को? सुन सकते हैं आप? स्क्रीन नज़र आ रही है सारे लोगों को? यस सर। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है, ये सारे स्टूडेंट 8 सेमेस्टर के हैं, तो माय रिक्वेस्ट वुड बी दैट डोंट सिट विद द माइंडसेट के ये एग्जाम पास करना है। माइंडसेट ये रखिए कि हमें इस कोर्स से कुछ सीख लेना है, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स। आपको आगे चल के तो क्लैरिफाई योर कॉन्सेप्ट्स। मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको इस ध्यान से पढ़िए कि ये चीज़ें हमारी समझ में आ जाए और हमारे कॉन्सेप्ट सही हो जाएं। तो गलत जवाब से नहीं डरिए और कोई ऐसा आसान से सवाल से भी नहीं डरिए, बट इट्स बेटर दैट यू आस्क क्वेश्चन एंड यू क्लैरिफाई योर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो उस माइंडसेट से बैठेंगे तो हम ज़्यादा सीख पाएंगे। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया था, इनिशिएट, प्लान, एग्जीक्यूट, मॉनिटर एंड क्लोज। जिसमें बेहतर अप्रोच ये है कि जो लोग FIP कर रहे हैं उसको मैप करते जाइए या कोई भी एग्जाम्पल को, ताकि वो जो थ्योरी है उसको ज़्यादा समझ में आए। तो इनिशिएट का मतलब ये है कि जो आपने FIP जब सेलेक्ट किया था तो क्यों सेलेक्ट किया था, तो दैट इज़ अ फिजिबिलिटी ऑफ दैट FIP कि मैं कर भी पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, मेरी टीम मेंबर्स के पास वो स्किल सेट है कि नहीं है, सुपरवाइज़र हमें हेल्प करेगा नहीं करेगा। तो ये सारे सवालात जो है ना, व्हाट इफ़, ये सारे सवालात के जवाब शायद 15 दिन में नहीं होते हैं, लेकिन बहरहाल जितने दिन में भी होते हैं, तो बट दीज आर द क्वेश्चन दैट यू नीड टू टेक एन आंसर एंड देन मूव फॉरवर्ड। जब इसका आंसर आ जाता है यस यस दिस इज फीजिबल, आई लर्न, फिर आप प्लान करते हैं। ठीक है, तो प्लानिंग में हमने कल थोड़ा सा देखा था कि प्लान किस तरह से करते हैं, तो आज फिर देख लेंगे। एंड नेक्स्ट वील स्टडी थर्ड पार्ट, एग्जीक्यूट, मॉनिटर एंड क्लोज। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक छोटा सा पार्ट लिखा हुआ है री प्लान। तो अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि जब आप प्लान कर लेते हैं तो री प्लान नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपका बड़ा प्रोजेक्ट है और आपकी जो रिसोर्स है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रही है, क्योंकि हमने कहा था कि यहाँ पर चैलेंज आ सकता है कि आपकी जो एस्टिमेशन है वो वैसी नहीं है जैसी आपने प्लान में डाली हुई है। तो हो सकता है ओवर एस्टिमेशन हो, नॉर्मली अंडर एस्टिमेशन होती है। ठीक है, तो सॉरी ओवर एस्टिमेशन होती है, नॉर्मली अंडर नहीं होती है, ओवर होती है। तो फिर आपको एडजस्ट करना पड़ता है प्लान के, जी ये 2 दिन में काम नहीं होगा, ये 3 दिन में होगा। तो दैट इज द रीजन दैट वेरी क्विकली यू री एडजस्ट द प्लान, दैट इज कॉल्ड री प्लान। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। और हमने इनिशिएशन में ये देखा था कि हमको कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले ये चीज़ें देख लेनी चाहिए कि हमें वैल्यू क्या मिल रही है, हम उससे बेनिफिट क्या मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो वो बेनिफिट को हम जब हम कंपेयर करेंगे विद द इनकर्ड कॉस्ट, तो जो भी है उससे हम देखेंगे। तो अगर कॉस्ट कम लग रही है, बेनिफिट ज़्यादा हैं, तो वी शुड टेक द डिसीजन। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमें या तो डिसीजन को रोक लेना चाहिए या डेफर कर देना चाहिए। डेफर भी इसलिए होता है कि अभी हमारे पास इतने बेनिफिट्स नहीं है और ये कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, जब बेनिफिट ज़्यादा हो जाएंगे तो विल इनकर द कॉस्ट। ठीक है, फिर हम आ गए थे ये प्लानिंग प्रोसेस पे। अब यहाँ जवाब आ गया इनिशिएशन का कि हाँ जी हमें कर लेना चाहिए। ठीक है ना, तो जैसे अगर आप FIP कर रहे हैं और आपको आ गया कि जी हमें यही वाला प्रोजेक्ट करना है और इसमें यही डोमेन है और यही टूल्स हैं और ये हमें 1 साल में बहुत कुछ सिखाएगा, तो और हम ये कर पाएंगे, तो द डिसीजन इज यस। तो नाउ यू नीड टू प्लान। अब उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, कितनी चीज़ें होंगी, क्या क्या करना होगा, वो सारी लिस्ट ऑफ टास्क बनाएंगे और फिर कौन क्या करेगा, कब करेगा, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, उसमें प्लान करने से पहले ही हमने देखा था कि हमारे पास अदर देन व्हाट वी हैव टू डू, हमारे पास नॉन कंस्ट्रेंट्स और अजम्पशंस को पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमने कल देखा था कि FIP के अंदर आपको आपका टाइम जो 1 साल है, दैट इज़ द बार एंड दैट इज़ द कंस्ट्रेंट।
इसी तरह से आपकी जो स्किल सेट है, जो भी टीम की स्किल सेट है, दैट इज ऑल्सो अ कंस्ट्रेंट। उसके अलावा नहीं आप कुछ प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जो आपको आता है आप वही करेंगे। इसी तरह से और भी कंस्ट्रेंट है जो आपको नज़र नहीं आते हैं। वो कंस्ट्रेंट है आपकी नॉट हैविंग द नॉलेज ऑफ द इंडस्ट्री, कि इंडस्ट्री क्या चाहती है। दूसरा एक और कंस्ट्रेंट है कि हमारे पास जो सुपरवाइज़र हैं उनका भी एक्सपोजर नहीं है इंडस्ट्री का। दोज आर द कंस्ट्रेंट्स जो कि आपके एफआईपी में बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हो जाते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले अजम्पशंस पता होने चाहिए और वो अजम्पशंस को वेरीफाई करना ज़रूरी है। ठीक है, एंड देन व्हाट आर द फंक्शनैलिटीज को हम जरा देखते हैं। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, और ये बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन होना चाहिए और कन्वे होना चाहिए। इसको हम जरा देखेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन इसमें? तो नहीं तो हम आगे चल रहे हैं। अभी हमने देख लिया था प्लानिंग करते वक्त कितने लोग चाहिए, है ना, नीड ऑफ द पर्सनल, फाइनेंस, ये सारी चीज़ें, इक्विपमेंट चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, मशीनें चाहिए। ठीक है, फिर ये वो वाला पार्ट है कि जब आप कॉस्टिंग कर रहे होंगे तो आपको रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज बताना चाहिए। ठीक है, कम्युनिकेशन का स्टैंडर्ड क्या है, इस टीम में कैसे आप कम्युनिकेट करेंगे, एंड द क्वालिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। कल हमने क्वालिटी भी बात की थी कि आप सारे स्टेप्स लेंगे, किस तरह से आप क्वालिटी को मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो ये तो हमने रिवाइज कर लिया जो हमने कल तक पढ़ा था। इसमें कोई क्वेश्चन, कोई चीज़ मुश्किल लग रही है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि यू नीड टू फोकस ऑन establishing द गुड कॉन्सेप्ट्स। अच्छे कॉन्सेप्ट होंगे, याद हो जाएगा, एग्जाम पास हो जाएगा। ठीक है ना, एग्जाम वैसे भी पास हो जाता है। ठीक है ना, हमें भी। ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था। अब मैं इसको थोड़ा सा समझाऊंगा। जब सोल्यूशन, जब आप बना रहे होते हैं तो एक सोल्यूशन बहुत बड़ा होता है, उसमें आप स्कोप डिफाइन करते हैं कि हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। उसको डिफाइन करने के लिए आप वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, तो अभी हम एग्जाम्पल देख लेंगे। तो यू शेड्यूल ऑल द एक्टिविटीज। ऑल द एक्टिविटीज का मतलब है जितने भी काम करेंगे, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3 यानी etc। ठीक है, तो आपका प्लान बन जाएगा। कॉस्ट एस्टिमेशन अभी हम फिलहाल नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बहरहाल तरीके हैं उसके कि एफर्ट एस्टिमेशन होगी और एफर्ट को फिर हम आप मल्टीप्लाई करेंगे रेट से, तो वो कॉस्ट आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, इस प्रोग्रामर के 20 घंटे लगेंगे, तो ये आपने एस्टिमेट कर लिया। और जो प्रोग्रामर की कॉस्ट है फॉर एग्जांपल 2,500 रुपये पर घंटा है, तो आप 2,500 रुपये रेट से मल्टीप्लाई करेंगे 20 घंटे को, तो आपके पास कॉस्ट निकल आएगी। ठीक है, ऐसे हर चीज़ की, बिजनेस एनालिसिस की, आर्किटेक्ट की, डेवलपर की, टेस्ट इंजीनियर की, जितने जितने भी घंटे लगेंगे वो आप एस्टिमेट कर लेंगे और उसको फिर आप रेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। हर एक का रेट मुख्तलिफ होगा। ठीक है ना, ये हम करेंगे, आगे चल के करेंगे। ठीक है, अब आपने क्या ऑब्जेक्टिव रखना है, क्या जो आपको पैसे दे रहा है वो सेटिस्फाई हो, एंड यूजर सेटिस्फाई हो, और एक्चुअली बिजनेस की जो नीड है या रिक्वायरमेंट है या अपॉर्चुनिटी है वो फुलफिल होनी चाहिए, तभी तो वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ठीक है। लास्ट 2 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि एक्सेप्टेबल क्वालिटी होनी चाहिए, एंड मोर इम्पोर्टेंटली विद इन बजट ख़त्म हो और टाइम पे ख़त्म हो। ठीक है ना, ऐसा ना हो कि वो पैसे भी ज़्यादा लग जाएं और टाइम भी ज़्यादा लग जाए। दैट इज़ नॉट अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। ठीक है, तो जो आपने इसका मतलब आपकी एस्टिमेशन गलत थी। आपने 6 महीने सोचा था तो वो 8 महीने लग गए। आपने सोचा था 10 लाख तो वो 15 लाख लग गए। दैट्स एन एक्स्ट्रा, दैट हैज क्रॉस द लिमिट दैट। ठीक है, तो इसका मतलब आपकी एस्टिमेशन सही नहीं है। एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर आपकी एस्टिमेशन सही नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हम आगे जा रहे हैं, यहाँ तक मैंने पढ़ लिया था एक्चुअली। अब ये डीकम्पोजिशन की मैंने एग्जाम्पल यहाँ डाल दिया। हमने क्या करना है, एक इंटरनेट का प्रोजेक्ट करना है, तो दैट इज लेवल 0। लेकिन ये कैसे बनेगा, तो आप लेवल 2 पे आप चले जाते, लेवल 1 पे चले जाते हैं कि इसका डिज़ाइन बनेगा, कॉन्सेप्ट बनेगा, डिज़ाइन बनेगा, उसको डेवलप करेंगे, फिर उसको एग्जीक्यूट करेंगे और फिर आप उसको मेंटेन करेंगे, दैट इज़ लेवल 1। फिर ये कॉन्सेप्ट को कैसे करेंगे, कॉन्सेप्ट को आप इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, फिर इस तरह से करेंगे, तो दीज आर द लेवल्स। तब आप यूज़र की लेवल को डिफाइन कर लेंगे लेवल 3 पे, और फिर जब ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो ये एक चीज़ हो जाएगी, है ना। सिर्फ अगर कॉन्सेप्ट, यानी अगर मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, यानी डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट्स, तो ये देखिए डिफाइन रिक्वायरमेंट्स, कॉन्सेप्ट, सिस्टम की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, ओनरशिप किसकी है, ये सारी चीज़ें मिल के एक रिक्वायरमेंट बनेगी। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें जब आप डिवाइड कर लेते हैं, एक्चुअली ये मैंने इसलिए लिख दिया है कि ये रिवीजन ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। जिन लोगों ने मेरे से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी है,
तो प्रॉब्ली उन्होंने पता नहीं WBS पढ़ा है नहीं पढ़ा है, तो आई एम जस्ट रिवाइजिंग दोस कॉन्सेप्ट कि WBS क्या चीज़ होती है। आप पूरे प्रोजेक्ट को डिवाइड कर लेते हैं इनटू मैनेजेबल आइटम्स और फिर उसको आप बॉटम अप ऐड कर लेते हैं तो आपके पास टास्क आ जाता है। फॉर एग्जांपल ये टास्क 1 है, ये टास्क 2 है, ये टास्क 3 है, ये टास्क 4 है। ये सारे टास्क जमा करेंगे तो ये लेवल 2 का एक कंपोनेंट पूरा हो जाएगा, ठीक है, रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से फंक्शनैलिटी में भी बहुत सारे टास्क होंगे, टास्क 1 2 टास्क 3 4 5, ये जमा करेंगे तो ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। इसी तरह से मैनेज रिस्क में पूरा आपको अप्रोच लेना पड़ेगा। क्लियर है WBS या कोई सवाल है इसमें? ये इसलिए ज़रूरी होता है कि आपको जो प्रोजेक्ट है वो विजिबल नहीं है, उसको विजिबल बनाने के लिए आपको डीकम्पोज करना और विजिबिलिटी लाना ज़रूरी है। साइज ऑफ द प्रोजेक्ट, साइज क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, वो जब पेपर पे आएगा तो नज़र आएगा। मैं कह दूँ ये प्रोजेक्ट बड़ा है छोटा है, आप कहेंगे कैसे छोटा है कैसे बड़ा है, तो आई हैव टू शो यू। ठीक है, ठीक है ना, आपको दिखाना पड़ेगा कि जनाब इसमें इतने काम है। लेट्स से कि अगर टास्क अगर 15 हैं तो दैट्स ए स्मॉल प्रोजेक्ट, लेकिन 150 हैं तो प्रॉब्ली दैट्स ए लार्ज प्रोजेक्ट। ठीक है, ठीक है ना, तो वो टास्क नज़र आने चाहिए। तो आई हैव टू हैव समथिंग इन 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 पीस ऑफ पेपर कि भाई ये बड़ा प्रोजेक्ट है, ये छोटा प्रोजेक्ट है। ठीक है, उस हिसाब से एस्टिमेशन होगी। क्लियर है ये बात? इसको ब्रेक करना ज़रूरी है। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल, आई एम एज्यूमिंग कि ये पढ़ा हुआ होगा, मैं सिर्फ रिवाइज कर रहा था। ठीक है, अब ये वो टास्क है जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि बेसिक्स ऑफ एनी प्रोजेक्ट। अगर मैंने कल भी बात की थी, 3 चीज़ें होती हैं। लिस्ट ऑफ टास्क, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लिस्ट ऑफ टास्क, क्या क्या करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। अगर आपने मिस कर दिया तो ये प्रोजेक्ट आपका बेकार हो जाएगा। ठीक है ना। फिर सेकंड टाइप होता है कि कौन करेगा और कब करेगा। दैट इज थ्री सिंपल आइटम ऑफ एनी प्लान। ठीक है, ठीक है। तो अगर आप FIP कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या करना है ये आपको बिफोर यू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट आपको मालूम होना चाहिए था। ठीक है, तो अगर नहीं है तो अभी बैठ के उसको थोड़ा सा कर लें, देख लें, इसके बाद क्या करेंगे, कैसे करेंगे। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक बर्थडे पार्टी करना चाहते हैं। ठीक है, मैं स्कोप समझाऊंगा और प्लान समझा रहा हूँ, 2 चीजें। बर्थडे पार्टी करना चाहते हैं अपने भाई की, तो वन स्कोप इज हम घर में करेंगे, सारे बहन भाई और अम्मी अब्बू, और बस थोड़ी सी चीजें ले आएंगे। दैट्स ए स्मॉलर स्कोप। उसके टास्क कुछ और होंगे। फिर आप कहते हैं नहीं, एक ग्रैंड पार्टी होगी, होटल में होगी, और सॉरी, ठीक है, और दैट्स ए डिफरेंट स्कोप। उस स्कोप के लिए लिस्ट ऑफ टास्क कुछ और होगा। उसके लिए आपको कौन कौन करेगा, ठीक है ना, तो हर काम जो भी आपने लिखा है वो आप असाइन करेंगे। दावत देनी है, होटल बुक करना है, फलाना करना है, ठीक है, और कब होगा, इस तारीख से पहले पहले हो जाना चाहिए, जिस तारीख से। तो यू अंडरस्टैंड कि कोई भी प्रोजेक्ट आप सोचेंगे उसका स्कोप डिफाइन करेंगे, उस स्कोप के साथ आपकी लिस्ट ऑफ टास्क आएगा, और फिर कौन करेगा और कब करेगा। दैट इज ए बेसिक ऑफ एनी प्लान। आप कागज पे बना लें, एक्सेल शीट में बना लें, या MS प्रोजेक्ट में बना लें। बात समझ में आ रही है? ये 3 चीजें, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही होने चाहिए। बेसिक्स ऑफ एनी प्रोजेक्ट इज 1 2 3। क्लियर है ये बात भाई? क्लियर है? किसी को नहीं समझ में आई तो पूछे सर से कि सर ये चीज क्लियर है? सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर हम इस तरह की शीट बना लेते हैं और उसमें हम लिख भी देते हैं कि फलना एम्प्लॉय फलना टास्क करेगा। लेट सपोज के फॉर सम रीजन वो एम्प्लॉय वो टास्क नहीं करता, तो उस सिचुएशन में हमारे स्टेप्स क्या होने चाहिए फिर? ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा सवाल है। जब प्लान बना लेते हैं तो लाइफ इज नॉट वेरी आइडियल। वो आदमी नहीं करेगा, या आदमी छोड़ के चला जाएगा, वो आदमी बीमार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये सारे रिस्क हैं। ठीक है, तो जब आप प्लान कर लेते हैं तो एक्चुअल को मॉनिटर कर रहे होते हैं, और जब मॉनिटर डेविएशन होती है तो फिर आप कोई कंट्रोल लेते हैं। वो हम पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे जाके जब एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोल में जाएंगे। ठीक है, तो सवाल सही है। अभी हमने वो एग्जीक्यूशन और कंट्रोल पढ़ा नहीं है, तो हम टास्क बनाएंगे। तो ऐसा बहुत मुमकिन है कि हमारी कोई रिसोर्स के साथ कुछ भी हो सकता है ना। मैंने कहा ना, ह्यूमन इंटेंसिव है और कम्युनिकेशन इंटेंसिव है, तो हो सकता है उसका काम करने का दिल नहीं चाह रहा हो, या बीमार हो गया हो, या कोई और बात है, छोड़ के चला गया हो। तो यस, दीज थिंग्स कैन हैपन। तो हम जब देखेंगे कि क्या करना है। ठीक है ना, ठीक है, जी आगे सर। चलिए, आगे चलते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आई कि ये वाला पार्ट जो है, टास्क 1 टास्क 2 कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा कि व्हाट इज द स्कोप, भाई करना क्या है।
उसको एग्री करो और उसमें लिख के दिखाओ कि ये सारी चीजें, कोई चीज मिस ना हो जाए। पहली वाली चीज में मिस हो गई तो इसका मतलब वो पार्ट प्लान का नहीं, प्लान का पार्ट नहीं बनी, और फिर जब आप कर रहे होंगे तो फिर आप कह रहे हैं यार ये तो भूल गए, और ये भूल गए तो इसके लिए टाइम भी नहीं एलोकेट किया और इसके लिए रिसोर्स भी एलोकेट नहीं की, फिर वो आप कहीं दरमियान में डालेंगे और आपकी सारी टाइमलाइन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और प्रोजेक्ट जो है वो आगे चला जाएगा और सारी चीज़ें जो उससे इफेक्ट हो रही होंगी वो सब डिस्टर्ब हो जाएंगी। ठीक है, तो एनी एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट प्लान जो कोई सारी चीज़ें पहले से वो एंटिसिपेट करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। लेकिन बहरहाल किसी का बीमार होना, किसी का छोड़ना, किसी का सब चीज़ें तो वो एंटिसिपेट नहीं कर सकता है, लेकिन बहरहाल हर एक चीज़ में रिस्क के अंदर जो नॉन रिस्क होते हैं उनको वो नोट कर लेता है और उनको एड्रेस करता है। क्लियर हो गई ये बात, आगे चलते हैं। अब आप प्लान बन गया, जो अभी सवाल था ना, प्लान बन गया, अब आपने देखा, आपने ये आप प्लान बना लिया, आपने जो भी प्लान आपका बना, आपने लिस्ट ऑफ टास्क बना लिए, आपके प्रोजेक्ट का प्लान बन गया, ठीक है ना। एंड योर अप्रोप्रिएट बेस लाइन्स एंड देन यू स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग। ठीक है, ये अंडरलाइन किया हुआ है, बेस लाइन को बताएगा बेस लाइन क्या चीज़ होती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले जिन्होंने पढ़ी है सर से, कम से कम वो तो बता ही सकते हैं बेस लाइन क्या चीज़ होती है भाई। देखिए जो चीजें लिखी हुई है ना रंग बिरंगी, और ये सारी चीजें पूछते जाइए, नहीं पूछेंगे तो मैं पूछूंगा क्योंकि ये बहुत रिलेटेड है आपके कॉन्सेप्ट से, एग्जाम के हवाले से नहीं, लेकिन बहरहाल आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो बिल्कुल सही होना चाहिए। प्रोजेक्ट प्लान बनेगा किसी बेस लाइन पे। सो व्हाट इज बेस लाइन? सर हमने सर कॉन्ट्रैक्ट से पढ़ा था, तो जितना मुझे याद है उसके हिसाब से तो ये रेफरेंस पॉइंट होता है आपके डेवलपमेंट साइकिल में। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ाया होगा तो सही पढ़ाया होगा, ऐसी बात नहीं है। हाँ, बात सारी है कि बेस लाइन क्या चीज होती है। बेस लाइन ये होती है कि जब आप स्कोप को एग्री कर लेते हैं और रिव्यू कर लेते हैं और फिर उसको साइन ऑफ कर लेते हैं तो वो बेस लाइन बन जाती है। दो पार्टी है ना, एक बता रहा है और एक लिख रहा है, तो दोनों पार्टी जब एग्री कर रिव्यू कर लेती हैं और रिव्यू करती हैं, कहती हैं नहीं ये मिस हो गया, इसमें ये भी डालो, इसमें ये भी डालो, तो रिव्यूड एंड एग्रीड स्कोप इज ए बेस लाइन। याद रहेगी, रिव्यूड एंड एग्रीड बाय द टू पार्टीज इज ए बेस लाइन। अब चेंज नहीं हो सकती, अब चेंज होगी तो फिर एक और रिव्यू होगा, क्यों करना है, कैसे करना है, टाइम बढ़ाओ, पैसे बढ़ाओ। तो ये एग्रीड बेस लाइन का मतलब है एग्रीड स्कोप और एग्रीड जो आपकी फंक्शनैलिटी है ना वो लॉक हो गई है, दोनों पार्टीज ने रिव्यू कर लिया है और साइन ऑफ कर लिया है, तो दैट्स ए बेस लाइन। ठीक है, क्योंकि स्कोप लॉक होगा तो फिर उसकी एस्टिमेशन होगी ना, उसकी एस्टिमेशन होगी तो प्लान बनेगा। अगर वो लॉक नहीं हो रहा है तो एस्टिमेशन सही नहीं होगी और प्लान सही नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? अगर बेस लाइन नहीं रहा तो, अगर स्कोप लॉक नहीं रहा तो एस्टिमेशन सही नहीं हो पाएगी। कोई आप बताएंगे ना 2 किलो आलू है तो पैसे बताऊंगा ना, आप कहते हैं डालते जाओ, तो कितना सॉफ्टवेयर बनाना है, कितना लेंदी है, कितना साइज है, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, ये एग्री होगा तो फिर मैं उसको प्लान करूंगा। ठीक है, प्लान बन गया। आपने अभी जो पिछले पेज पे देखा था, आपने सारे लिस्ट ऑफ टास्क एग्रीड स्कोप बनाया। उसके बाद मैंने अभी 2 स्कोप भी बताए थे ना, एक छोटा सा स्कोप है पार्टी करने का, तो उसकी बेस लाइन घर में ही करना है तो खर्चा भी कम होगा, चीज़ें भी कम होंगी, तो वो प्लान कुछ और होगा। लेकिन एक होटल में करना है और बहुत बड़े पैमाने पे करना है तो उसका प्लान कुछ और होगा। तो ये एग्री आप ही करेंगे, मतलब अम्मी अब्बा और आप मिलकर करेंगे कि क्या करना है। तो इसी तरह से विद इन 2 पार्टीज, एक कस्टमर है और एक वेंडर है, फिर दोनों एग्री करेंगे, उनके कुछ लोग होंगे जो बैठेंगे, डिस्कस करेंगे और फिर एग्री करेंगे, दैट इज द बेस लाइन। अब वो प्लान बन गया, अब आप उसको 2 साल का प्लान है या 3 महीने का प्लान है तो आप उसको उसी तरह से एग्जीक्यूट करेंगे, एक एक हफ्ते के बाद देखते जाएंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब उसमें आ जाएगा कि अगर कोई आदमी काम नहीं कर रहा है, वो हम जरा आगे वाले प्रोसेस उसमें देखेंगे, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में। ठीक है, अभी एग्जीक्यूशन होगा कैसे? तो देयर आर 2 थिंग्स। तो आपने प्लान बनाया, प्लान बनाने से पहले कुछ काम करना होगा आपको, ठीक है ना, होमवर्क करना होगा। होमवर्क का मतलब है कौन कौन काम करेगा, वो रिसोर्स आइडेंटिफाई करनी होगी, उनको बताना होगा, ठीक है। और फिर आपने जो आप काम कर रहे हैं उसको परफॉर्म एंड मॉनिटर करना होगा। ठीक है, तो पहला काम क्या करना है, प्लान के बाद आपने फॉर एग्जांपल रिसोर्स 1, रिसोर्स 2, तो ये रिसोर्स 1 कौन है, कौन से प्रोजेक्ट पे है, कब अवेलेबल होगी, कहाँ पर है, ठीक है, तो ये आपको आइडेंटिफिकेशन और फिर उसको कन्वे करना, तो दैट इज कॉल्ड होमवर्क या प्रिपरेशन। तो प्लान बना दिया, उसके बाद आपने लोगों को उस पर मैप किया, उसके बाद फिर आप एक्चुअल शुरू करेंगे।
ठीक है ना, किसी तारीख से, जो भी तारीख है। और फिर वहां पर परफॉर्मेंस, अच्छा प्रोफार्मेंस दो चीज़ों की होती है, एक तो प्रोसेस की परफॉर्मेंस होती है और एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस होती है, ये दोनों मॉनिटर होती है। ठीक है, प्रोसेस हो सकता है प्रोसेस अच्छा ना हो सकता है जो इंडिविजुअल है उसकी परफॉर्मेंस ट्रेनिंग अच्छी ना हो। बात समझ में आ रही है, दोनों का जज करना जरूरी है। ये बात क्लियर हो रही है? परफॉर्मेंस क्या चीज़ होती है, प्रोसेस की जी परफॉर्मेंस, सर। इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसको जरा गौर से सुनिए कि इन केस ऑफ एनी वर्ड इस पे लिखा हुआ है और आपकी समझ में नहीं आ रहा तो मुझे वहीं रोकिए, सर इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किसी से भी पढ़ी हो वो कोई बात नहीं है, चाहे मुझसे पढ़ी हो चाहे कॉन्डेट से पढ़ी हो, लेकिन इस कोर्स से जो चीजें रिलेट करती हैं वो कॉन्सेप्ट सही होने चाहिए। ठीक है, और अगर थोड़ी चीजें मुश्किल होती है तो दोबारा से जाके उस कोर्स को पढ़ लीजिए, उस जो भी नोट्स थे। तो यू नीड टू इम्प्रूव योर कॉन्सेप्ट्स एंड स्किल सेट, इसको पास होने के लिए नहीं पढ़िए। ठीक है, ये मेरा आपसे दरखास्त है आप सारे लोगों से। ठीक है, अब एग्जीक्यूट करने में क्या करना है, प्लान बन गया, लेकिन जनाब बिजनेस एनालिस्ट कौन है, आर्किटेक्ट कौन है, और ये डेवलपमेंट टीम में 15 लोग कौन से हैं, अब मैं असाइन कर रहा हूँ। ठीक है ना, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, तो आई एम असाइनिंग द टीम। और मुझे जो भी मेरे टीम लीड्स हैं उनसे पूछना होगा, ठीक है, उनसे कि भाई कौन कौन से लोग हैं जो इस प्रोजेक्ट पे डाले जा सकते हैं, ये 15 दिन बाद, 20 दिन बाद या 1 महीने बाद शुरू होने वाला है। डायरेक्टिंग एंड एक्सप्लेनिंग योर टास्क टू ईच टीम मेंबर। ठीक है ना, ये एज्यूम कर लेते हैं कि प्रोग्रामर है तो प्रोग्रामिंग ही करनी होगी, लेकिन बहरहाल टीम के साथ किक ऑफ मीटिंग करना, उनको एक्सप्लेन करना, उनको एक्सपेक्टेशन बताना एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। ठीक है, ताकि कोई सवाल आते हैं तो वो पूछ लें। ठीक है, किक ऑफ मीटिंग तो सुनी होगी, व्हाट इज ए किक ऑफ मीटिंग, मालूम है एनीबॉडी व्हाट इज किक ऑफ मीटिंग? चलिए आगे चलते हैं, कोई नहीं पूछा तो मैं भी नहीं बता रहा। डिफाइनिंग हाउ द टीम विल परफॉर्म। नो आइडिया, जी किक ऑफ मीटिंग बता दें। कोई आइडिया नहीं है। चलिए बता दें, जैसे सर फुटबॉल, इनिशियल मीटिंग होती है ना ऑलवेज व्हेन किसी यू, भी काम की। हाँ बोलिए बोलिए। सर किक ऑफ मीटिंग वो होती है ना आपकी इनिशियल मीटिंग किसी भी काम स्टार्ट करने के लिए। जी जी जी, कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप फुटबॉल को शुरू करते हैं तो किक लगा के शुरू करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड किक ऑफ। तो जब भी आप प्रोजेक्ट करते हैं तो यू डिफाइन फ्यू थिंग्स। ठीक है ना, तो नॉर्मली एक से ज्यादा किक ऑफ मीटिंग होती है, एक तो होती है कस्टमर के साथ, एक होती है अपनी टीम के साथ जो जो अभी हो रही है टीम के साथ, और एक होती है यूजर्स के साथ। तो नॉर्मली लार्ज प्रोजेक्ट में ये 3 किक ऑफ मीटिंग होती है, हर एक को एक्सपेक्टेशन और उनका रोल बताया जाता है, हम आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो कस्टमर के साथ भी और स्पॉन्सर के साथ भी और अपनी टीम के साथ भी नॉर्मली ये 3 किक ऑफ मीटिंग आपकी होनी चाहिए, ताकि सबको पता हो। मैंने कहा ना ह्यूमन इंटेंसिव है, तो कोई एजम्पशन में ना हो कि मुझे तो पता ही नहीं था। तो वेरी लाउड एंड क्लियर, दिस इज योर रोल। यूजर को बताएंगे कि आपने रिक्वायरमेंट देनी है और आपने टेस्ट करना है, टीम को बताएंगे आपने क्या करना है, स्पॉन्सर को बताएंगे कि आपने क्या करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर बतानी जरूरी है। आपके ख्याल में स्पॉन्सर को हम क्या बता रहे होंगे, कोई अजम्पशन है? एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर जरा बन के सोचिए कि स्पॉन्सर को क्या बता रहे होंगे या क्या एक्सपेक्टेशन होगी स्पॉन्सर से। यूजर से तो सर रिक्वायरमेंट वैलिडेट कर रहे होंगे, टीम को बता रहे होंगे तुमने अच्छा सॉफ्टवेयर बनाना है। स्पॉन्सर से क्या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे आप, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशन, एनीबॉडी? एक किक ऑफ। सर स्पॉन्सर को रेवेन्यू बताना होगा कि हम कितना जी जनरेट करेंगे, रेवेन्यू कितना जनरेट करेंगे, कि स्पॉन्सर्स को अपना रिटर्न देखना होता है, तो हमें उनको रेवेन्यू बताना होगा कि हम कितना जनरेट कर पाएंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। हाँ, वो रेवेन्यू हम नहीं बताएंगे भाई, वो तो बिजनेसमैन है, वो जनरेट कर रहा है, हम नहीं बताते हैं। हम ये बताते हैं कि भाई इस प्रोजेक्ट में अच्छी रिसोर्स देनी है आपको, वो लोग नहीं देने हैं जो निकम्मे हैं, जिनका कोई काम नहीं है, जो बैठे रहते हैं, वो रिसोर्स दे देंगे आप हमारे प्रोजेक्ट में। वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होगा, फिर हम उसको बताते हैं कि भाई ऐसा ही होगा। तो फिर हम उसको बताते हैं कि वी वांट बेस्ट रिसोर्स, पहली चीज। फिर हम अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, हम कहते हैं ये प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है या नहीं है, वो कहता है बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी तो बुलाया है। फिर मैं कहता हूँ जब हम करने बैठेंगे ना तो वो कहेगा मुझे ये काम करना है, मुझे फलाने साहब ने बुलाना है, तो इस प्रोजेक्ट पे कम से कम 25% अगर टाइम नहीं दिया तो वो कहेगा मैं बैंक चलाता हूँ आपका काम करूंगा। मैं कहूँगा फिर ये आप सोच लीजिए कि आपने हमें क्यों बुलाया। दिस इज योर रोल एज ए स्पॉन्सर दैट पीपल आर अवेलेबल। ठीक है ना, तो अगर वो ऑपरेशन हेड अवेलेबल नहीं है तो फिर आप ही उसको बोलेंगे भाई जाके बैठो उसके साहब के साथ 3 दिन और काम छोड़ो।
तो अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्स एंड द राइट रिसोर्स, एंड व्हेन देयर इज एन इशू, कोई परफॉर्म नहीं कर रहा कोई, तो उस एस्केलेशन उनके पास। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बात समझ में आ रही है? काम चाहिए हमें, तो वो आदमी डॉज कर रहा है या वो आदमी की परफॉर्मेंस सही नहीं है, तो वी नीड गुड रिसोर्स एंड अवेलेबल, एंड अगर वो नहीं कर रहा है, उसकी कोई शरारत कर रहा है, तो उसकी एस्केलेशन यानी उसकी शिकायत आपके साथ होगी, फिर आप उसको सही कीजिएगा। ठीक है ना? ये 3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं स्पॉन्सर से, क्योंकि स्पॉन्सर ने पैसा दिया होता है ना, तो उसको ये बता रहे होते हैं भाई अगर कोई आदमी काम नहीं करेगा तो हमें आपसे ये मदद चाहिए होगी। स्टार्टिंग में बता रहे हैं उसको, और बहुत सारी चीजें बताते हैं जो अभी मैं फिलहाल नहीं बता रहा हूँ, लेकिन बहरहाल उससे हम जनरेट करते हैं ट्रस्ट के द जेंटलमैन नोज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो समझ में आ गई। 3 तरह की किक ऑफ मीटिंग होगी, एक हमारी अपनी टीम से होगी, और एक स्पॉन्सर से होगी, और एक बेसिक 3 मीटिंग होगी, और ज्यादा भी हो सकती है। नंबर 3, डिफाइनिंग हाउ द टीम विल परफॉर्म। अभी मैं अपनी टीम के साथ बात कर रहा हूँ, किक ऑफ मीटिंग कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो फिर मैं कब कब तुमसे मीटिंग क्या करूंगा, हर हफ्ते मीटिंग क्या करूंगा, ट्यूसडे क्या करूंगा सुबह सुबह, या जुमे की नमाज के बाद, वट एवर टाइम इज कन्वीनियंट फॉर एवरीबडी। ठीक है, तो नॉर्मली जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तो मंडे एंड फ्राइडेज आर वेरी क्रिटिकल, तो आप दरमियान में कई मीटिंग करते हैं और ऑफ टाइमिंग्स में करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर आप 3 बजे के बाद करते हैं, बट आई प्रेफर मॉर्निंग टाइम टू हैव मीटिंग। ठीक है, तो आप कब मीटिंग करेंगे और क्या पूछेंगे, तो मैं आपसे ये पूछूंगा। ठीक है ना, मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो काम असाइन था उसमें से कितना रह गया है, और मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये 4 चीज़ें जो आपको थी, कोई इशू तो नहीं आया, आपने कम्युनिकेट किया, कन्वे किया तो किसको किया, और आपको अगर चैलेंज आया था तो एस्केलेट किया। इस बेसिक चीज़ें हैं जो परफॉर्मेंस को, तो दैट्स हाउ यू कम्युनिकेट, कि इस फॉर्मेट में होगा और इस फ्रीक्वेंसी से होगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब किस टाइम से, और ये फॉर्मेट होगा, यानी ये चीज़ें होंगी, और इन लोगों से होगा। हर एक से हर चीज़ नहीं पूछेंगे आप, ज़ाहिर सी बात है टीम है तो टीम के लीड से ही पूछेंगे। ठीक है, देन हाउ टू मेक डिफरेंट प्रोजेक्ट डिसीजन, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। अभी कॉन्फ्लिक्ट क्यों होगा? क्योंकि हर आदमी डिफरेंट तरीके से सोचता है। ठीक है ना, आपकी एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस और आपकी जो नॉलेज है वो मुझसे मुख्तलिफ है। इसलिए मुख्तलिफ है कि मैं किसी और तरह से सोचता हूँ, और आपके जो दोस्त हैं वो आपस में किसी और तरह से सोचते होंगे। तो पीपल आर डिफरेंट, ठीक है ना, एंड दे कैन हैव डिसएग्रीमेंट्स। तो क्योंकि मैंने बताया था कि ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि लोग एक डिफरेंट तरीके से सोच सकते हैं, तो नॉट कन्वर्टिंग दैट डिसएग्रीमेंट इनटू द कॉन्फ्लिक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो आप कैसे लेके चलते हैं लोगों को, कैसे छोटी छोटी चीजों को रिजॉल्व करते हैं। आप कहते हैं छोड़ दो भाई इसको बस अभी, ठीक है, तो ये दैट्स हाउ, यानी लोगों को समझाना और लोगों के साथ काम करना। तो छोटी छोटी चीजें आ जाती हैं, सर मैं इनके साथ काम नहीं करूंगा, आप दूसरे प्रोजेक्ट पे लगा दें। अब आप कैसे हटाएंगे उसको आपकी टीम में? नहीं सर मैं नहीं करना चाहता हूँ, बस आप लगा दें कहीं और। अब ये कैसे रिजॉल्व करेंगे? अब ये छोटी छोटी चीजें, चलिए, बट दैट्स समटाइम इट रियली बिकम्स डिफिकल्ट। अब आपने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दिया, लोगों को मैप कर दिया, अब आप ट्रैक करेंगे। ये वो वाली बात है कि मैप, आपने प्लान तो बना दिया है, अब आप ट्रैक करेंगे हर हफ्ते या 15 दिन के बाद कि जो काम 15 दिन में ख़त्म होना था वो हो गया, नहीं हो गया, हो गया तो शाबाशी देंगे, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, व्हाट आर द रीजंस। ठीक है, और उसके हिसाब से फिर आप उसकी कॉस्ट भी देखेंगे। ज़ाहिर सी बात है, अगर आप 12 महीने का प्लान है तो आपने लगाया होगा कि शुरू के महीनों में इतनी कॉस्ट जाएगी, दरमियान में इतनी जाएगी, तो प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग होगी ना, कैश फ्लो होगा। तो अगर उससे ज़्यादा जा रहा है तो चैलेंज, और कम जा रहा है तो ठीक है, लेकिन दरमियान में ज़्यादा जाएगा तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, लोगों की तनख्वाहें देनी है, चीज़ें खरीदनी है, तो खाली काम नहीं है, कॉस्ट भी जा रही है ना, जो आप पे खर्च हो रही है वो आनी भी चाहिए कहीं से स्पॉन्सर के साथ। ये सारे प्लान करना आपको, रिसोर्स, टाइम और लोगों की तनख्वाहें, और एनी अदर एक्सपेंस, ट्रैवल कर रहा है तो कोई और चीज़ है तो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ट्रैक करनी होंगी। फॉर एग्जांपल 8 महीने का प्रोजेक्ट है और चौथा महीना है, तो अजम्पशन ये है कि चौथे महीने में अगर आप ट्रैक कर रहे हैं, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, तो चौथे महीने में 50% काम हो जाना चाहिए था, लेकिन आप पहले दूसरे महीने में आपने देखा काम कम हो रहा है, तो इसका मतलब आपको रिसोर्स बढ़ानी होगी, क्या रातें लगानी होंगी या समथिंग। तो बिकॉज ऑफ द ट्रैकिंग आपको पता चल गया कि काम स्लो हो रहा है, तो आपको यू नीड टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी। तो ट्रैक करना, प्लान कर लिया, प्लान के साथ एक्चुअल को ट्रैक करना। ठीक है, उसके टूल होते हैं बकायदा, एमएस प्रोजेक्ट के अंदर आपको टूल मिलेंगे। ठीक है, आखिरी चीज क्या है, अनाउंसिंग द प्रोजेक्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, तो आप स्टेक होल्डर के साथ
ये वाली जो है कि आप क्या करेंगे और हम क्या करने जा रहे हैं, एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर द रोल्स, ठीक है, तो ये भी है, एंड ये कब से स्टार्ट करेंगे और क्या एक्सपेक्टेशन है, ये सारी टीम के साथ आप, स्पेशली द स्टेक होल्डर्स के साथ, जो अभी तीनों की बात हुई है, तीनों स्टेक होल्डर्स के साथ आप बात करेंगे। अब जनाब काम शुरू हो गया है, यानी प्लान बन गया है, लोग असाइन हो गए हैं, लोगों के साथ किक ऑफ मीटिंग हो गई है, अभी FIP पे काम शुरू हो गया है, ठीक है ना, प्रपोजल हो गया है और हमारा सुपरवाइजर भी एग्री हो गया है, टीम भी एग्री हो गई है, अब काम करना है भाई जाके, ठीक है ना, तो डूइंग द टास्क, तो एज पर प्लान आपको टास्क करना पड़ेगा, क्योंकि हम स्टूडेंट लाइफ में तो हम इतने प्रोफेशनल नहीं होते, टाइमलाइंस को नहीं देखते, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में तो फिर तो करना ही करना है ना, उससे तनख्वाह रिलेट करती है, परफॉर्मेंस रिलेट करती है, ग्रोथ रिलेट करती है, तो फिर तो काम करना है, ठीक है, काम करना है। उसके अलावा और क्या करना है, काम करने का जो तरीका है उस तरीके से करना है, जो टेम्पलेट है उस तरीके से करना है, टीम का एक पार्ट है, तो देयर आर सर्टेन रूल्स, रेगुलेशंस, टेम्पलेट्स, वो सब फॉलो करना है, तो दैट इज कॉल्ड अश्योरिंग द क्वालिटी, ठीक है ना, ठीक है, तो क्वालिटी को अश्योर करना, क्वालिटी अश्योर कैसे होगी, जो भी डिफाइन तरीका है उसको फॉलो करना, जो भी टेम्पलेट्स है उसको फॉलो करना, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी SOP होगा उसको फॉलो करना होगा, तो कन्फॉर्मेंस टू द रिक्वायरमेंट, यानी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको कंफर्म करना, ठीक है ना, तो कंफर्म इज ए वर्ड जिसका मतलब है प्रोसेस को फॉलो करना, टेम्पलेट को फॉलो करना, नॉन कंफर्मिटी नहीं आनी चाहिए, यानी आप डेविएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप टीम का पार्ट है, आपको ऐसे ही करना है, ऐसे ही खेलना है, ऐसे ही परफॉर्म करना है, तो देयर आर सर्टेन रूल्स। ये ऐसी जैसे रेड लाइट सिग्नल अगर आप है तो रेड लाइट पे रुकना ही रुकना है, आप वजह नहीं बता सकते, बताएं आपका चलान होगा, तो यहाँ पर भी ऐसी है, तो सॉफ्टवेयर हाउस में भी देयर आर पुलिस, जिसको SEPG कहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस ग्रुप, अगर आपने फॉलो नहीं किया, जब ऑडिट होता है बकायदा प्रोसेस का ना, ऑडिट होता है कि आपने ये टेम्पलेट क्यों नहीं यूज़ किया, आपने रिक्वायरमेंट ये थी तो आपने ये क्यों नहीं किया, तो अगर नॉन कन्फॉर्मिटी आती है तो आपसे एक्सप्लेनेशन कॉल हो सकता है, तो दैट इज कॉल्ड अश्योरिंग द क्वालिटी, ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस थोड़ी सी डिफरेंट होती है, क्वालिटी तो होती है दोनों, लेकिन एक कंट्रोल इज अ कंट्रोल, अश्योरेंस का मतलब है प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है, इसको हम कभी क्वालिटी पढ़ेंगे तो शायद हम देख लेंगे, लेकिन बहरहाल क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल इज डिफरेंट, तो हम ये अश्योर कर रहे हैं क्वालिटी को, जिनको ज़्यादा वो है तो वो ज़रा नेट पे जाके क्वालिटी कंट्रोल लिख लें और क्वालिटी एश्योरेंस लिख लें, दोनों का फ़र्क देख लें, और हम, ठीक है, अब नाउ मैनेजिंग द टीम, अब किसको क्या असाइन दिया है और उसका परफॉर्मेंस रिव्यू हो रहा है और प्रॉब्लम रिजॉल्व किए जा रहे हैं, सर मैं गया था उनके पास, वो मौजूद नहीं थे, तो भाई फिर क्या किया आपने, सर मैं गया तो था मगर पता चला एक हफ्ते के लिए वो इस्लामाबाद चले गए, तो फिर क्या किया आपने, सर मैंने किया था, अब ये मैनेजिंग द टीम, मैनेजिंग द, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें ट्रैक करके आपने करनी है। ये आखिरी वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़िए ज़रा, क्या समझ में आ रही है, मैंने 15 लोगों की टीम है, उनसे काम लेना है, तो उनको काम आना चाहिए, दे शुड हैव द स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, तो ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए, पहली चीज ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए, दूसरी चीज आपस में कोलैबोरेशन होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि एक दूसरे में कंपटीशन हो, तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ट्रेंड स्टाफ चाहिए और टीम स्पिरिट हो, कोलैबोरेशन हो, ये दोनों होंगी तो परफॉर्मेंस होगी, अगर ये दोनों नहीं है तो परफॉर्मेंस, एक भी चीज़ नहीं है, स्किल सेट नहीं है तो भी नहीं हो पाएगा, स्किल सेट है लेकिन सर आपस में बैठते ही नहीं, एक दूसरे की शक्ल ही नहीं देखना चाहते हैं, वो इसके साथ नहीं काम करना, तो भी परफॉर्मेंस नहीं अच्छी आएगी, अब ये डिवेलप करनी पड़ती है ना, यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद द टीम कि आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं, तो इसको जो बार बार सर कह रहे हैं ना, इमोशंस होती हैं, ईगोज होती हैं, तो यू नीड टू पर्सनली हैंडल ईच इंडिविजुअल, और लोगों की रिक्वायरमेंट्स जो होती है ना वो अलग अलग होती हैं, कोई प्यार से बात करने से, कोई तारीफ करने से, कोई किसी और तरह से, द डिफरेंट पर्सनैलिटीज, तो यू नीड टू डेवलप द टीम, तो इसलिए प्रोजेक्ट मैनेजर नई टीम के साथ काम नहीं करता है, नॉर्मली 6-8 महीने के साथ या पुरानी टीम के साथ वो काम कर रहा होता है, तो दिस इज अगेन अ वेरी, तो बिफोर एग्जीक्यूशन यू हैव टू हैव अ गुड टीम, ये बात इंपॉर्टेंट समझ में आ रही है।
इफ द टीम इज वेरी रिलेटिवली न्यू, यू डोंट नो, इनको मैनेज करना, इन लोगों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, लॉजिकल लग रही है, समझ में आ रही है भाई? यस सर। जी, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर ये है कि जो भी प्रोजेक्ट का स्टेटस है वो रेलिवेंट लोगों से शेयर हो जाए, अच्छी बात है तो भी, और अगर कोई चैलेंजेस हैं तो भी शेयर हो जाएं, ताकि अच्छा ये लेस देन अ मिनट है, आप लोग खत्म हो जाएगा, फिर आपको रिकनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, 40 मिनट्स होने वाले हैं, तो लेस देन अ मिनट, तो फिर हम इसको रिकनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, यानी जो स्टेक होल्डर्स हैं, जब आप प्रोजेक्ट मैनेजर होता है तो वो स्टेक होल्डर से लेस फ्रीक्वेंट मीटिंग होती है, बहुत ही फोकस होती है और कुछ बातें बता रहा होता है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट देने वाले होते हैं उनके साथ लंबी लंबी घंटों मीटिंग होती है, क्योंकि उनसे रिक्वायरमेंट ले रहा होता है। टीम के साथ वो सिर्फ परफॉर्मेंस देख रहा होता है, क्योंकि टीम लीड होते हैं, वो परफॉर्मेंस को देख रहे होते हैं, बस उनसे पूछता है क्या स्टेटस है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को शेयर करना, मॉनिटर करना, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो 75-80% कम्युनिकेट कर रहा होता है, पूछ रहा होता है, बता रहा होता है, मसले रिजॉल्व कर रहा होता है। प्लान बनाने के बाद तो यही काम कर रहा होता है ना, आपने क्यों नहीं किया, ये सब क्यों नहीं किया, ठीक है।